नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन और सबसे पहले हम बात करेंगे श्री गुटका साहिब बेअदबी मामले की। मोहाली में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है। मोहाली के गांव मनोली में श्री गुटका साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया है। यहां पर गंदगी वाली जगह पर कूड़ा करकट जहां पर फेंकते हैं वहां पर गुटका साहिब के 78 अंग मिले हैं। इसकी सूचना यह गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी को मिली। लोगों को पता चला तो लोगों में रोष व्याप्त हो गया। गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी ने इन अंगों को उठाकर सहेज लिया है और मौके पर पुलिस भी पहुंची। मोहाली के एसएसपी डीएसपी यहां पर मौजूद रहे, लोगों को समझाया और वायदा किया कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी और आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। गुटका साहिब की एक बार फिर से बेअदबी। मोहाली में हुई बेअदबी। गंदगी की जगह पर मिला गुटका साहिब के 78 के करीब अंग। गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी सिंह, मोहाली के एसपी डीएसपी भी मौके पर पहुंचे। गुटका साहिब के अन्य अंगों की तलाश की जा रही है। अभी पहले मामलों में आरोपियों को सजा मिली नहीं, फिर से मोहाली के गांव मनोली में गुटका साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया है। मनोली में बुधवार सुबह राहगीर गुरदीप सिंह ने सबसे पहले सैर करते वक्त गुटका साहिब के अंगों को गंदगी की जगह पर देखा। उन्होंने गुरुद्वारा साहिब के मुख्य ग्रंथी को सूचित किया। मौके पर पहुंचकर उन्होंने अंगों को सहेजा। साथ ही एक महिला के घर की छत से भी 2 अंग गुटका साहिब जी के मिले हैं। गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी सिंह के अनुसार अभी भी सारे अंग नहीं मिले हैं, जिनकी खोज की जा रही है। जैसे ही यह जानकारी गांव वालों को मिली तो गांव में रोष व्याप्त हो गया। लोग इकट्ठा हो गए और बातें करने लगे और आरोपियों को अपने स्तर पर ही ढूंढने भी लगे। माहौल बिगड़ता देख एसपी मोहाली हरविंदर विर्क, डीएसपी दीप कमल सहित पुलिस पार्टी ने मोर्चा संभाला और लोगों को शांत किया। एसपी हरविंदर विर्क ने कहा कि सरपंच कंवलजीत कौर के पति जोरा सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज हो चुका है। हर पहलू पर जांच की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ਹੁਣ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਡੋਗੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ 12 ਮਾਂਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਾਫੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਹਲੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਮਨੌਲੀ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ ਸੁਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਣੀ ਪੱਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਪੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਲਾਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮਿਸਟਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ 78 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਪਰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਪ ਕਮਲ ਸਿਟੀ 2 ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਪਰ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। भाजपा का शिष्टमंडल पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से मिला है। यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और इसके बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए अश्विनी शर्मा ने कहा है कि पंजाब में कानून का राज ही नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता, नेता या विधायक जहाँ पर भी कार्यक्रम करते हैं वहाँ पर कुछ लोग पहुँचते हैं और कार्यक्रम को बंद करवा देते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। इन सभी बातों की शिकायत लेकर मांग पत्र राज्यपाल को सौंपा गया है। मंगलवार को पंजाब भाजपा का शिष्टमंडल अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अगुवाई में राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से गवर्नर हाउस में मिला। उनसे मिलने के बाद ये शिष्टमंडल गवर्नर हाउस के बाहर ही मीडिया से रूबरू हुआ। अश्विनी शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। इसी बात को लेकर उन्होंने गवर्नर से गुहार लगाई है। पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है और बावजूद पंजाब पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता हरजीत ग्रेवाल के खेत में ट्रैक्टर चलाकर धान की फसल खराब की गई और उन्होंने कहा कि उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा कि किसान तो बीज बोता है ना कि बर्बाद करता है। ये कैसे किसान है, ये एक बड़ा प्रश्न है। पंजाब की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ राज्यपाल जी ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਆੜ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਸਤਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। शर्मा ने आगे कहा कि एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यक्रम कराने का अधिकार लोकतंत्र ने दिया है, लेकिन जब भी कोई कार्यक्रम भाजपा कराती है तो कोई भी 10 लोग आकर कार्यक्रम का माहौल भंग कर देते हैं। पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से पार्टी नेताओं के घरों के बाहर जिस तरह लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है वह गलत है। यह उनकी प्राइवेसी पर हमला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम जड़े है, एक राजनीतिक पार्टी के नाते ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ 10 ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 200 ਜਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਾਉਣ ਔਰ ਉਹ 200 ਮੀਟਰ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲਗਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। पंजाब सरकार के कर्मचारियों ने सेक्टर 17 प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया है। इन कर्मचारियों का कहना था कि पंजाब सरकार ने सत्ता में आने से पहले उनसे वादा किया था कि छठा वेतन आयोग जब लागू होगा तो उनका वेतन 6 या 3 गुना तक बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसे को लेकर कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा में पंजाब सरकार के अलग अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूरे प्लाजा में पहले इन कर्मचारियों ने पैदल मार्च निकाला और उसके बाद घड़े फोड़कर अपना रोष व्यक्त किया। कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों का कहना था कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। छठे वेतन आयोग लागू करने को लेकर जो सरकार ने वायदे किए थे वह वायदा उनके साथ पूरा नहीं किया गया है। उनसे वादा किया गया था कि उनकी आय 3 गुना हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह इस पर वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को भी चुनौती देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इसमें वह बहस कर सकते हैं। इसके अलावा भी उनकी डीए व अन्य अलाउंस में भी कटौती की गई है, जिसका वह सख्त विरोध करते हैं। इन कर्मचारियों का कहना था कि पंजाब सरकार से कोई भी वर्ग खुश नहीं है, चाहे वह कॉन्ट्रैक्टर टीचर हों जिन्होंने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया था, उन पर भी लाठियां भांजी गई। ऐसे ही पंजाब के मुलाजिम यानी कि कर्मचारी के साथ भी हो रहा है, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देंगे। इसका जवाब आने वाले चुनावों में दिया जाएगा। सरकार ਦੇ ਜੂੰ रहेंगे ना रहेंगे, पर ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਲੀ ਟੀਚਰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਸ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ
ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਵਾੜ ਨੂੰ ਪੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੜੋਂ ਪੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾੜ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। नहीं मानती सरकार, बहुत कुत्ती चीज़ है ना, इन्होंने मन्निया ना मन्निया। सानू पहले नौकरियां हसबैंड जगह बहुत औखियां मिलियां, असीं ऐसी जगह ते धरना लाया सी जब मेरे हसबैंड की डेथ हुई है। उसके बाद देखो हुण देखो बच्चा दा कल जब मैं जाके टीवी ला के देखिया वो बुरा हाल, जद के जिहड़ा प्रशासन है जिहड़े पुलिस वाले कुੱਟਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ भी विच होणगे। ਇੰਨੀ बुरी हालत, ਇੰਨੀ बेइज्जती महसूस होई ना, कुड़ियां ਨੂੰ ਚੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੜ ਕੇ ਬੈਠੂਗੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 8 ਤੇ 9 ਦੀ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ, ਟੂਲ ਡੋਲ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਲੇਟ, 16 ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਕੱਟ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 11 ਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, 11 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 50 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ 60 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਕਮੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 3-3 ਗੁਣਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਫੀਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਕਮੇ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट जारी की, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ है। पंजाब में शीघ्र ही ट्रक यूनियंस को बहाल किया जाएगा, यह कहना है शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रोफेसर चंदू माजरा का। सेक्टर 28 स्थित पार्टी कार्यालय में पहुंचे हुए थे और पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स या ट्रक यूनियंस को खत्म किया गया है यह सब मिली भगत है। यदि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनती है तो ट्रक यूनियंस को बहाल किया जाएगा। अकाली दल नेता प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा है कि पंजाब में अगले साल उनकी सरकार आने पर ट्रक यूनियनों को दोबारा चलाया जाएगा, क्योंकि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने उन्हें भंग कर ट्रांसपोर्ट को चोट पहुंचाई है। वे बोले अपने चहेतों को फायदा देने के लिए कांग्रेस की कैप्टन सरकार ने एक सिंडिकेट बना दी, जिसमें व्यापारी और ट्रक ऑपरेटर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बुधवार को सेक्टर 28 स्थित शिरोमणि अकाली दल के दफ्तर में चंदूमाजरा ने पंजाब के ट्रांसपोर्टर से लेकर किसानों के मुद्दों पर भी बात की। बता दें कि शिरोमणि अकाली दल ने अपना एक ट्रांसपोर्ट विंग बना दिया है। ट्रांसपोर्ट विंग के नए अध्यक्ष या नए सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने पर हम एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे, जिसमें एसडीएम, ट्रक यूनियन के सदस्य और अन्य व्यापारी को शामिल किया जाएगा, ताकि अगर रेट या किसी और बात को लेकर कोई झगड़ा होता है तो वह उसे निपटाएंगे। इसके साथ ही ट्रक यूनियन के अध्यक्ष कोई ट्रक ऑपरेटर ही होगा, ना कि कोई गैंगस्टर। इसके अलावा उसमें एक स्टिकर जारी करने का भी प्रावधान किया गया है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ट्रांसपोर्टेशन जी मगर इन्होंने अपने कोई चहेते लोग कोई सिंडिकेट बना ली, सिंडिकेट बना के मतलब मनोपली बनाती, कुछ लोगों ने हथा देती, तो ट्रक ऑपरेटर भी मारे गए तो व्यापारी भी मारे गए। व्यापारियों की लुट भी उस तरह हो रही है तो ट्रकों वालों की भी उस तरह हो रही है, जानी नवे विचोले पैदा करते।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚੋਲੀਆ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਨਡ ਐਸਡੀਐਮ ਔਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਿਠਾਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਲੇਗਾ ਦੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਟੈਕਸ ਭਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟicker ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟicker ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਡੀਟੀਓ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟicker ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਲੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਮਤਲਬ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਟੈਕਸ ਭਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਭਰਤਾ ਉਹ ਤੇ ਸਟicker दे दो ਤੇ फिर मुड़ के कोई रोके ना। चंडीगढ़ के सेक्टर 23 में महालक्ष्मी ज्वेलर्स शॉप के कार्यशाला में यहीं के कारिंदे ने करोड़ों की माल पर हाथ साफ कर दिया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी। क्राइम ब्रांच चंडीगढ़ को सफलता हासिल की है और इस कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से काफी सामान भी बरामद किया गया है और इसी की निशानदेही पर एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 23 मां लक्ष्मी डायमंड ज्वेलरी वर्कशॉप में हुई 2 करोड़ की लूट मामले में सेक्टर 17 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था, लेकिन जब आरोपियों को पकड़ने की बारी आई तो सेक्टर 17 थाना पुलिस भी और क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए चंडीगढ़ से रवाना हो गई। लेकिन क्राइम ब्रांच जो इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह सेखों की सुपरविजन में काम कर रही थी, उन्होंने सबसे पहले मुख्य आरोपी आकाश को बिहार के गोपालगंज से दबोच लिया। इसके बाद आरोपी आकाश को चंडीगढ़ कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी आकाश ने क्राइम ब्रांच को पूछताछ में बताया कि उनसे चोरी किया हुआ सारा सामान अपने चाचा संजय को दिया था ताकि वह धीरे धीरे सामान को बेच दे, जो बंगाल के हुंगली जिले में रहता है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम बंगाल के लिए रवाना हो गई और वहां से आरोपी संजय को भी गिरफ्तार कर लिया गया और चंडीगढ़ लाया गया। संजय को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं सेक्टर 17 थाना पुलिस के हाथ दोनों आरोपियों में से एक भी आरोपी नहीं लग पाया। मोहाली के विभिन्न सरकारी कर्मचारियों द्वारा कलम छोड़ हड़ताल की गई है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फेज 11 में धरना प्रदर्शन किया गया। इन यूनियंस के नेताओं का कहना था कि सरकार ने उनकी मांगों की ओर ध्यान न दिया तो कलम छोड़ हड़ताल को अनिश्चितकालीन बढ़ा दिया जाएगा। एक बात साफ है कि इस हड़ताल के कारण यहाँ आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला मोहाली के सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को मोहाली के फेज 11 से एक रैली पूरे शहर में निकाली, जो फेज 1 से जाकर समाप्त हुई। इस दौरान कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों की ओर से बुधवार को शहर में निकाली गई रैली के दौरान भारी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों की ओर से छठे वेतन आयोग विसंगतियों को दूर करने, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने, खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग को लेकर लगातार कलम तोड़ हड़ताल की जा रही है। इसी दौरान आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बीती 22 मई से कलम छोड़ हड़ताल कर रखी है। पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज यूनियन के अध्यक्ष नववरिंदर सिंह ने कहा कि सरकार के खिलाफ अगली रणनीति आगामी 11 जुलाई को बैठक में बनाई जाएगी। अगर 16 जुलाई तक सरकार की ओर से कर्मचारियों की मांगों को लेकर
सरकार ने कोई उचित फैसला नहीं लिया तो 19 जुलाई को पूरे पंजाब में अनिश्चित कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। इस दौरान कर्मचारियों ने पुलिस द्वारा अस्थायी अध्यापकों पर किए गए लाठीचार्ज की भी आलोचना की है। देखो जी, जिमें कि साडा जिहड़ा पे कमीशन सरकार ने 6वां पे कमीशन लागू किया, 4.5 साल का समा बीतण दे बाद हुण इलैक्शन ईयर रह गया, 6 महीने रह गए इलैक्शन नूं। हुण जाके इन्हां ने पे कमीशन लागू किया तां जिवें कि तुहानूं पता पिछली वारी तुसीं कवर किया सीगा 22 तरीक तो साडी निरंतर हड़ताल चल रही है मुलाजमां दी भी पे कमीशन द्वारा शोध के लागू किया जाए। पर सरकार ने साडी मीटिंग भी की साडे नाल 1 तरीक नूं, पर फिर भी सरकार ने कल गजट छपवातिया पे कमीशन का ते पे कमीशन नूं दी नोटिफिकेशन लागू करके मुलाजमां दी बहुत घाण किया हैगा। इस संबंध विच असीं अज मोहाली जिले की रोस रैली रखी हुई सी। पूरे पंजाब च अज जिला पद्धर ते रोस रैलियां हो रही ते मोहाली जिले के सारे मुलाजमां ने इस रोस रैली च इन्नी गर्मी के बावजूद भी रोस रैली ते वज चढ़ के हिस्सा लिया ते साडी रोस रैली मंडी बोर्ड फेस 11 तो शुरू होई सी, जिस च हौली हौली करके पहला 8 फेस सिक्ख्या विभाग हो गया, पंजाब पंचायत विभाग हो गया जी, ते होर सारे डिपार्टमेंट पुड्डा भवन हो गया, उत्थों शमूलीयत की रैली दे विच ते 7 फेस तो DC दफ्तर के समूह साथियों ने रैली च आके साडा जोश वधाया ते एंड च साडी रैली इत्थे जल सप्लाई भवन फेस 1 विखे आके समाप्त हुई है। ते असीं सरकार नूं इह कह देना चाहुंदे हां कि जे साडीआं मंगां हुण भी ना मन्नियां, साडे पे कमीशन च शोध ना की गई तां असीं अणमिੱਥੇ समय ਲਈ हड़ताल ते चल जावांगे ते सरकार दा चक्का जाम कर देवांगे। चंडीगढ़ ते मोहाली दे बॉर्डर टोटली सील कर दिते जाणगे ते जिहड़ा साडे मुलाजमां ते तशद्दद ढाया जा रहा है, कल साडे जिहड़े कच्चे अध्यापक ने उन्हां नूं बहुत बुरी तरह कुੱਟਿਆ गया, ਜਿਹੜੇ कि लेडीज़ अध्यापक सीगे उन्हां दे खिच के उन्हां दे डंडे मारे गए ते ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੈਂਟਸ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਐਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਲਿਆਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਤੇ 9 ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ रखेंगे। कोरोना काल के दौरान सब कुछ बंद था। कोरोना की लहर कुछ कम हुई, फिर ज़्यादा कम हुई, तो उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ खोला गया, दुकानें खोली गई, मॉल्स खोले गए, सिनेमा हॉल खोले गए, लेकिन अभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के संचालकों का कहना है कि उन्हें भी काम करने का मौका दिया जाए। उनके इंस्टीट्यूट फिलहाल बंद है, उन्हें खोलने की इजाज़त दी जाए। प्रोटोकॉल की पालना करते हुए वह छात्रों को यहाँ पर पढ़ा पाएंगे और उनकी रोजी रोटी चल पाएगी। कोरोना और उसके बाद लॉकडाउन के बाद सब कुछ बंद था, लेकिन अब धीरे धीरे दुकानें, मॉल, सिनेमा घर खुलने लगे हैं और जीवन सामान्य होने लगा है। लेकिन अभी भी चंडीगढ़ में कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोले गए हैं। इसको लेकर इंस्टीट्यूट संचालक काफ़ी नाराज हैं। इसको लेकर बुधवार को सभी इंस्टीट्यूट संचालकों का एक डेलीगेशन एजुकेशन सेक्रेटरी SS गिल से मिला। उन्होंने एजुकेशन सेक्रेटरी के समक्ष यह मांग उठाई कि अब चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट खोलने की इजाज़त दे दी जाए। वह पिछले काफ़ी लंबे समय से ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन इससे उनको काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब सब खुल गया है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खोले जा रहे? वह बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे या उनकी जीविका पर भी इसका असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि बच्चे मॉल जा रहे हैं, दुकानों पर खरीदारी कर रहे हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं आ सकते? उन्होंने कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक पूरी कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के बाद ही कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे। हम एक्चुअली यहाँ पे आज गैदर हुए हैं। हम चंडीगढ़ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी तरफ से हम सब लोग यहाँ पे गैदर हुए थे। हम सिर्फ सर यही चाहते हैं, बेसिकली हमारा मुद्दा यही है कि जब सारी चीज़ें देखो खोल दी गई हैं, स्विमिंग पूल ओपन कर दिए गए हैं, जिम ओपन कर दिए गए हैं, तो इंस्टीट्यूट को प्रायोरिटी नहीं माना जा रहा है। हम एक तरह से हमारा तो देखो काम भी है कि हम सोशल बेनिफिट भी साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी भी तरह की मतलब हेल्प नहीं दी जा रही है। हमें पूरा टैक्सेशन हमारा पूरा लग रहा है।
पूरी चीज़ें हमारे ऊपर बर्डन है, हमें रेंट देना पड़ रहा है, हमें मतलब आप एक तरह से ये सोचिए कि सब कुछ बंद होने के साथ में भी हमें फिर भी उन जगहों का रेंट देना पड़ रहा है। अब सर ये हुआ कि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, हमारी सेविंग्स भी ख़त्म ऑलमोस्ट हो चुकी हैं सारी। अब हम मतलब ऐसे है कि बस अब हमारा अगर खुलता नहीं है तो हम बिल्कुल ही मतलब हमें अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं देखो हम रोज़गार क्रिएट करते हैं कि हम लोगों को पढ़ाकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, बट हम खुद ही अब उस अनएम्प्लॉयमेंट रेशो में आने वाले हैं कुछ टाइम बाद। तो अगर गवर्नमेंट ये नहीं कुछ सुनती है या हमें कुछ 20% 30% कुछ इस कैपेसिटी के साथ खोला जाए तो हम भी अपना नॉर्मल रूटीन में काम कर पाएँ। सर अभी हम एजुकेशन सेक्रेटरी से मिल के आए हैं, IAS SS गिल, जिनके परमिशन से ही हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेस ओपन होंगी, बट उन्होंने कुछ भी हमें पॉजिटिव नहीं किया और अभी हमारे को कोई आसार नहीं लग रहे खुलने के, जबकि सारे काम खुल चुके हैं। और हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चे हर जगह जा रहे हैं, वो मॉल्स में जा रहे हैं, वो अपना हर जगह घूम रहे हैं, मार्केट्स में जो सब कुछ ओपन है, पार्टीज़ में जा रहे हैं जहाँ 100 लोगों की परमिशन मिल गई, हर काम ओपन है। पर हम इंस्टीट्यूट्स का जहाँ वही बच्चों ने आना है उनको बिल्कुल ही नकारा हुआ है, बिल्कुल ही एक सोसाइटी से अलग किया हुआ है, जैसे कि हमारा कोई घर नहीं है, हमने कोई काम नहीं करना, हमारे अंडर स्टाफ है। मेरे साथ इंस्टीट्यूट में खुद 15 टीचर हैं, उनको हम कहाँ से सैलरी दें, हमने रेंट देने हैं, हमारे साथ बहुत परिवार जुड़े हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को हमारा भी सोचना चाहिए। तो किस तरह से अब घर परिवार आपका चल रहा है? हम बहुत मुश्किल से ऑनलाइन में थोड़े बहुत बच्चों को पढ़ा के काम कर रहे हैं जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमारा ऑफलाइन ओपन हो जाए, सारा कुछ ओपन है। मोदी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसको जेल भेज दिया जाता है। ऐसा ही कुछ कहना था सेक्टर 17 में धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों का। इन लोगों का कहना था कि जो भी मोदी सरकार के खिलाफ उठता है या बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। यह अलग बात है कि इस समय पेट्रोल डीजल के दामों के साथ साथ रसोई के गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, जिसने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन मोदी सरकार पर इसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसको सरकार जेल में धकेल देती है। यह कहना है प्रदर्शनकारियों का, जिन्होंने सेक्टर 17 चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पॉलिटिक्स बैंक है। किसान आंदोलन की भी बात की जाए तो बुद्धिजीवियों की बात की जाए, इस दौरान कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उन्हें सरकार जेल में धकेल देती है और उन पर कई तरह के चार्ज लगा दिए जाते हैं। इसी को लेकर मंगलवार देर शाम लोगों ने सेक्टर 17 प्लाजा में प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला। हाल ही में फादर स्टैन स्वामी की जेल में मौत हो गई, जिसको लेकर लोग काफ़ी गुस्से में आए हुए थे। लोगों का कहना है कि मौत नहीं बल्कि राजनीतिक मौत है। फादर स्टैन स्वामी को 83 की उम्र में जेल में डाला गया। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वह सरकार की नीतियों के खिलाफ बोला करते थे। वह सभी लोग इसका विरोध करते हैं और सरकार की नीतियों का भी विरोध करते हैं। सरकार किसान आंदोलन को भी दबाना चाहती है, लेकिन किसान आंदोलन से लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े हैं और सरकार इसे आंदोलन को दबा नहीं पाएगी। इन सभी लोगों का कहना था कि अभी भी लोग अगर एकजुट नहीं हुए तो यह तानाशाही सरकार अपना ऐसा ही रवैया अख्तियार करेगी। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਫਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੱਤਿਆ ਕਵਾਂਗੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੇਗ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਤਾ ਗਿਆ। 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅੰਦਰ ਗਏ। 9 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਟਰਾਈਬਲਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਮੌਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਨੈਚ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, NIA ਨੇ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਵੀ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾਉਂ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? 84 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ, 82 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਤਾ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਤਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਤਲ ਜੋ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਤਲ ਰੋਕਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ 84 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕੈਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ UAPA ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਡੈਥ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੈਥ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੁਕਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੇ दूर नहीं है। किसान यूनियन के नेता बूटा सिंह ने SSP से मुलाकात की है और पिछले वक्त के दौरान कई किसानों पर और लोगों पर जो मामले दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लेने की गुहार लगाई है। इसके बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए बूटा सिंह ने बताया कि SSP की तरफ से काफ़ी सकारात्मक रवैया देखने को मिला है। किसान यूनियन नेता बूटा सिंह शादीपुर चंडीगढ़ SSP दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 26 तारीख को किसानों सहित लोगों पर दर्ज हुए मामलों को लेकर SSP चंडीगढ़ से बात की, जिसमें उन्होंने बाजवा, सोनिया और मान के ऊपर दर्ज हुए मामलों पर भी चर्चा की, जिसमें यूनियन का कहना था कि तमाम पर्चे रद्द किए जाने चाहिए क्योंकि उसमें बड़ी संख्या में गलत मामले दर्ज किए गए हैं। इसके चलते SSP ने आश्वासन दिया है कि वह इसको रिमूव कर रहे हैं और उन्हें करीब 15 दिन का समय दिया जाए, जिसके बाद मामला गलत दर्ज हुआ है तो उनमें वह याद करेंगे। साथ ही बूटा सिंह का कहना था कि SSP ने खुद भी माना है कि कुछ गलतियां हुई हैं, जिसे वह वेरीफाई कर रहे हैं। साथ ही शादीपुर का कहना था कि अगर मामले रद्द नहीं किए जाते तो वह दिल्ली के बाद चंडीगढ़ में भी मोर्चा शुरू कर देंगे। वहीं गुरनाम सिंह चड्डूनी हफ्ते का अल्टीमेटम सीगा ते इन्हां ने कल सानू बुलाया भी तुसीं अज 7 तरीक नूं आओ ते बैठ के गल आपां करिए, धरने ना लाओ। सानू पहला सब तो वड्डी इन्हां दी यही गल सी कि धरना प्रदर्शन है जिहड़ा ओह ना कीता जावे, बैठ के गल करिए। हुण असीं मिले आ, उन्हां नाल गलबात हुई है, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨੇ ਨਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਪਾਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਿਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਚਾਹ ਤੋੜਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਗਾਹ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਮੀ ਘਟਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਮੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਪਏ। ਅਗਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। की तरफ से दिए गए इलेक्शन लड़ने के बयान के ऊपर भी उन्होंने कहा कि शादीपुर बातों बातों में सहमति जताते हुए कह गए कि अगर लोग यह चाहते हैं तो वह उन्हें निराश नहीं करेंगे। वहीं युवाओं की तरफ से भी चुनाव मैदान में उतरने की बात को लेकर शादीपुर का कहना था कि वह इस पर भी चर्चा करेंगे। तो साथ ही उनके साथ किसानों का भी कहना था कि अब बदलाव की ज़रूरत है। मैं क्या जी कोई गल नहीं, जे नौजवानों के मना च शौक है तो उन्होंने पूरा किया जाऊगा, एडी वड्डी गल नहीं कोई, सारा कुछ हो जाता है, समाज बदला। अजे वेखो कोई गल नहीं इहो जी हैगी, मैं तुहानूं ये गल कही भी जे नौजवानों का शौक आ तो पूरा किया जाएगा, एडी गल नहीं कोई भी, सारा कुछ हो जाता। बदलाव दुनिया चाहती है, लोग चाहते ने कि देश बदलाव होवे, पर साडा निशाना हाल दी घड़ी जिहड़ा साडा निशाना वो काले कानूनां नूं रद्द कराउण दे उत्ते लग्या होया, साडा सारा जोर उत्ते लग्या है। ते असीं जिद्दन उधरों फतेह कर लांगे उस तो बाद फिर जिवें संगत पब्लिक जो चाहूगी, नौजवान चाहणगे, फिर उही कुछ होऊगा जो उन्हां दे मनां दीयां भावनावां ने। असीं लोकां दे मनां दी भावनावां वेखांगे, जिवें असीं सरकार नूं खुद कहने आ कि लोकां दीयां भावनावां वेखो, लोकां दीयां भावनावां वेख के लोकां दे भावनावां दी कदर करो, कदर करे जिहड़ा उही लीडर बन जांदा है। ये सरकार ने कदर नहीं की भावना की। मेरा ख्याल तुहाडे हर चैनल ते ही गल करदे कि हर एक दे जिहड़ियां भावनावां ने उन्हां दी कदर जेकर लोक करन, जिहड़े चुणे लोक ने, फिर लोक उन्हां नूं हटाउंदे नहीं, उन्हां की लैणा होर किसे तो। जदों लोकां दीयां भावनावां दी कदर नहीं लोक करदे, फिर लोक इन्हां तो पिछे हटदे ने, फिर लोक बट्टे रोड़े मारदे ते बुरा भला कहंदे ने। इस करके लोकां दे जिहड़े कदरां ने, लोकां दीयां भावनावां ने, बणां दे लोकां दे जिहड़े अबाल उन्हां नूं ही वेखांगे लोक की चाहुंदे ने, लोकां दे अनुसार ही असीं चलांगे। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की है और उन्हें विभिन्न विभागों में, डिपार्टमेंट्स में हो रही वाली गलतियों के खिलाफ शिकायत पत्र दिया है और उम्मीद जताई है कि जो शिकायतें दी गई हैं उन पर शीघ्र ही कार्रवाई होगी। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने मंगलवार को गृह मंत्री अनिल विज को उनके तीनों विभाग, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय व पुलिस से संबंधित विभागों की शिकायतें सौंपी है। आधे घंटे की मुलाकात के बाद गृह मंत्री विज ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी उचित मांगों को पूरा करने के लिए सभी विभागों को तत्परता से कार्रवाई करने के आदेश दिए जाएंगे। इस दौरान पंचकुला में अवैध तरीके से रेस्टोरेंट में हुक्का बार व ड्रग्स देने की शिकायत की गई, जिस पर मंत्री विज ने पंचकुला पुलिस कमिश्नर को तुरंत छापे मारने के आदेश दे दिए। इससे पहले मंत्री विज ने पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन की बंद कमरे में कुछ समय बातचीत भी हुई। गृह मंत्री ने आदेश पर पंचकुला में 48 जगह छापेमारी भी की गई, लेकिन छापे की सूचना लीक होने के कारण रेस्टोरेंट मालिक अलर्ट हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने खाना पूर्ति करते हुए एक केस दर्ज किया है। तो सिटी हलचल में फिलहाल इतना ही। शहर की कुछ चुनिंदा खबरों को बताने का प्रयास किया है। अब उम्मीद है कि आपको खबरों को जानने का मौका मिला होगा और हमारा फर्ज है कि शहर में कुछ भी हलचल हो तो वह हम आपको बताएं और नई हलचलों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अमित रोशन को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।